हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी सीएचओस की प्रॉब्लम। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली जो सीएचओस को, वर्किंग सीएचओस को जो प्रॉब्लम आती है वो है बिल्डिंग की। आपके एचडब्ल्यूसी या आर्म की बिल्डिंग नहीं है तो आपको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, समस्याएं सभी जगह है, सभी सीएचओ समस्याओं को फेस कर रहे हैं। मेरा एचडब्ल्यूसी जैसा आपको अंदर से नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बाहर से वैसा नहीं है। बहुत सारी समस्याएं मुझे भी हैं और अदर सीएचओ को भी। कुछ सीएचओ के पास बैठने के लिए जगह भी नहीं है, कुछ सीएचओ पंचायत घर में बैठते हैं और वहां भी वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, सभी के एचडब्ल्यूसी पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, किसी के पास बिल्डिंग नहीं है और किसी के पास सामान उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपकी है बिल्डिंग, तो आपकी सबसे पहली समस्या का सॉल्यूशन ये है कि बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सही कर सकते हैं। आप अंदर से, अगर आपके पास एक रूम है तो आप उसे बैठने लायक बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये समस्या फाइनेंशियल लेवल पर आ जाती है, तो वो आप सही नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो लोग इस पर ध्यान ना देकर बाकी सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उनको सबसे पहले फोकस करना चाहिए बिल्डिंग्स पर। अगर सीएचओ को बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो 9 से 4 ड्यूटी करना कितना मुश्किल हो जाता है, ये सभी जानते हैं, बिना पानी के और बिना वॉशरूम के। तो ये समस्या तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप गांव में कुछ लोगों को बिठाकर जब वीएचएनसी की मीटिंग करते हैं या क्वालिटी टीम मीटिंग करते हैं तो उन सभी से, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति गांव के हैं, उन सभी से आप लिखवाकर एक लेटर सीएमओ के नाम लिख सकते हैं कि हमारे गांव में एचडब्ल्यूसी की बिल्डिंग टूटी हुई है या बिल्कुल भी नहीं है, बैठने लायक जगह नहीं है। तो इसका सोल्यूशन आपको हो सकता है वहाँ से मिल जाए। जब तक आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं, जैसे पंचायत घर, अगर आप पंचायत घर में बैठते हैं तो उसे ही आप तब तक के लिए बैठने लायक बनाइए और अपना काम मेंटेन करते रहिए। दूसरी समस्या है, अगर किसी के पास एचडब्ल्यूसी है तो काम करने के लिए सामान उपलब्ध नहीं है, फर्नीचर नहीं है, और जो सामान उसके लिए ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, जैसे स्टेशनरी का सामान नहीं है, स्टोव उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो वो सीएचओ इस कंडीशन में क्या करेगा। तो मोस्टली सभी जगह अब अनटाइम फंड आने लगा है। अगर किसी जगह अनटाइम फंड नहीं आता है तो इस स्थिति में आप ब्लॉक को डिमांड करेंगे कि हमें ये सामान उपलब्ध कराइए। अगर वो उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसकी लिखित में आप सीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट दीजिए। अगर कंप्लेंट के बाद भी सामान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो आप इसके लिए लिखित में गांव वालों से फीडबैक ले सकते हैं और उनकी कंप्लेंट को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरी जो समस्या है वो ये है कि आपके पास एचडब्ल्यूसी भी उपलब्ध है, सामान भी उपलब्ध है, लेकिन आप काम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, वो आपको नहीं पता है। और आपने काम कर भी रखा है लेकिन उसमें सब लोग कमियां निकालते जा रहे हैं और आपसे दूसरों का काम करवा रहे हैं, दूसरे कैडर का काम आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपको काम नहीं पता है। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है सीएचओस की, और बहुत सारे सीएचओ को ये नहीं पता है कि आपका वर्क क्या है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। बहुत सारे सीएचओ को ये नहीं पता है कि हमारा एक्चुअल काम क्या है। वो दूसरों का काम करते रहते हैं, दूसरे कैडर का काम करते रहते हैं, और अगर आप दूसरे कैडर को ये बोल दें कि हम आपका भी काम कर रहे हैं तो वो इस बात से बुरा मान जाते हैं। तो आपको इस समस्या से कैसे फ्री होना है, इसका सॉल्यूशन है, बात तो सही है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर की गाइडलाइन है उसको आप पूरा पढ़िए। उसके बाद आपको पीबीआई का जो फॉर्मेट है उसको पूरा पढ़ना है। उसी इन दोनों चीज़ों में ही आपको आपका पूरा काम पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और अगर इसमें भी आपको समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगी कि आपको एक्चुअल में क्या क्या काम करना होता है। अब आती है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 ये है कि आपके पास एचडब्ल्यूसी भी उपलब्ध है, आपके पास सामान भी उपलब्ध है, आपके पास रजिस्टर भी उपलब्ध है और आपने फॉर्मेट भी बनाए हुए हैं, लेकिन आपने उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। आपको ये नहीं पता है कि रजिस्टर के फॉर्मेट्स क्या हैं, सही आपको किसी ने गाइड नहीं किया है। और ऐसा अक्सर सीएचओ के साथ होता है कि शुरू से लेके जब से सीएचओ की पोस्टिंग हुई है किसी ने भी आज तक, ओरिएंटेशन मीटिंग हुई है, ट्रेनिंग्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने भी सही तरीके से ये नहीं बताया कि मंथली रिपोर्ट कैसे फिल करनी है, एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर कौन कौन सी रिपोर्ट फिल करी जाती हैं, हमें ई कवच पोर्टल पर कौन कौन से काम करने होते हैं, और कोई सा भी पोर्टल जो है जो सीएचओ को वर्किंग है, जैसे ई संजीवनी ओपीडी, सभी के बारे में ट्रेनिंग तो हुई है, लेकिन कौन सी रिपोर्ट कैसे फिल करनी है आज तक किसी ने नहीं बताया है। और अगर बताया भी है तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर सीएचओ फिल करने लग जाते हैं तो उस रिपोर्ट में फिर से चेंजेस आ जाते हैं। तो आज तक भी किसी ने कोई फॉर्मेट ऐसा समझाया नहीं है कि सीएचओ को इस तरह से काम करना है। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने सीनियर सीएचओ से पूछ सकते हैं। अगर उन्हें भी जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। अब आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड
हर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो डली हुई है। आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर अपने सीनियर सीएचओ से डिस्कशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर इतने सारे चैनल बने हुए हैं सीएचओ से रिलेटेड, और सभी पर कैसे एचडब्ल्यूसी पोर्टल चलता है, कैसे मंथली रिपोर्ट फिल की जाती है, ई संजीवनी ओपीडी कैसे की जाती है, सभी से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप अपने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के सीएचओ से या फिर अपने किसी सीनियर सीएचओ से डिस्कशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, तो सभी सीएचओ इस प्रॉब्लम से परेशान है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सभी को चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो सॉल्यूशन हमें इसका खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी, ये वही प्रॉब्लम है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी सीएचओ को आती है और ये समस्या है। देखिए, धरने के बाद से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि सीएचओ की जो सबसे मेन समस्या है वो ये है कि सीएचओ को अपने काम ही नहीं पता है। अगर सीएचओ को अपने काम पता होंगे तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं बता पाएगा और आप एज ए सीएचओ, एज ए आर्म इंचार्ज, आप सबसे काम करवाएंगे और जो जिसका काम है आप उसको तरीके से उसको बताइए। और जितने आपके पीबीआई के पॉइंट्स हैं आप उन सभी पर काम करिए, जैसे कि ओपीडी, एनसीडी स्क्रीनिंग, ई संजीवनी ओपीडी, रेफरल, एसडी मंथली रिपोर्टिंग, ये सभी काम आपको करने हैं। आपको सिर्फ यही काम करने हैं, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। तो आप अपने वर्क को समझिए। अगर आप इन पर फोकस नहीं करते हैं तो आपको दूसरे कामों में लगा ही दिया जाएगा और फिर आप हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। आपका पीबीआई भी कट होगा और आपकी सैलरी भी कट होगी। लेकिन अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, तो ना तो आपका कोई सैलरी काटेगा, ना ही आपका कोई पीबीआई काटेगा और आप हक से अपना पैसा ले सकते हैं। आप खुद बताइए, अगर मैं 100 ई संजीवनी ओपीडी कर लेती हूँ और अपना ई संजीवनी का टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ, तो क्या कोई मेरा पैसा काट सकता है? नहीं काट सकता। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपको अपने टारगेट्स 100% कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप हक से खड़े होकर अपना पैसा ले सकते हैं। आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आप दूसरों का काम करते रहेंगे, आपके खुद के काम छूट जाएंगे। उसके बाद आप किसी से ये नहीं बोल सकते कि हमें हमारा पीबीआई दे दो, क्योंकि आपने अपने पीबीआई के पॉइंट्स पर तो काम किया ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या आपकी यही है कि आपको अपने काम नहीं पता है। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। नेगेटिविटी छोड़िए और अपने काम कंप्लीट करिए। जब आप अपने काम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ना धरना करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी से दबने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप डेली अटेंडेंस पंच करिए, पंच आउट करिए। अपने 9 से 4 बजे तक की ड्यूटी में जितने काम आपसे हो पाते हैं वो करिए, लेकिन आप अपने काम पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी के जो काम आपको दिए जाते हैं, जैसे आशाओं की ट्रेनिंग कराना, यूडीएसपी एंट्री करना, ये सब करना, सैम एंट्री करना, मैम एंट्री करना, ये सब आपका काम नहीं है। अगर आप किसी को मना नहीं करना चाहते हैं तो मना मत करिए। कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आप किसी काम के लिए मना करिए, लेकिन जो जिसका काम है आप उनसे कराइए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, आप उनसे करवाइए बैठा के। हम भी करते हैं, हम भी टाइम देते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं। ये सारा काम सभी के सहयोग से होता है। आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम सभी की पोस्ट सहयोग के लिए बनाई गई है और सभी को इन्हीं कामों के लिए रखा गया है जिस काम के लिए आपको रखा गया है। तो सभी के टीम बेस जो इंसेंटिव मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि सभी को टीम बेस वर्क करना है। तो टीम बेस वर्क में आप कैसे समझेंगे इसे? जो आपका पीबीआई मिलता है वो 20 पॉइंट पर मिलता है, वैसे ही 20 पॉइंट पर आशा को मिलता है, वैसे ही 20 पॉइंट पर एएनएम्स को मिलता है। वो बात मैं आपकी मानूंगी कि आशा और एएनएम का टीबीआई कम है क्योंकि उनका सहयोग भी कम होता है। अब आप एनसीडी का पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट करते हैं, उसमें 30% एनसीडी एएनएम को करनी होती है। जो आपका एनसीडी का पोर्शन है उसमें सीवैक वाला जो पोर्शन है वो आशाओं को फिल करना होता है। लेकिन उसके अलावा टीबी का जो रेफरल है उसमें आपको आशाओं का सहयोग लेना है। उसके अलावा जितने भी पीबीआई के पॉइंट होते हैं, जैसे रेफरल हुआ वो सभी सीएचओ करते हैं। रेफरल आउट और रेफरल इन ये पॉइंट दोनों आप ही पूरा करते हैं। वीएचएनसी की मीटिंग वो सभी लोग करते हैं, सभी उसमें सदस्य हैं, सभी को करना होता है, सबके सहयोग से होता है। जैस की मीटिंग भी सबके सहयोग से होता है। वीएचएनडी सेशन भी एएनएम्स करती हैं और इम्यूनाइजेशन का जो पॉइंट है वो एएनएम्स और आशा और हमारे सहयोग से होता है। एएनसी का पॉइंट भी हम भी उसमें सहयोग करते हैं। तो सारे पॉइंट ऐसे ही हैं जिसमें हम भी सहयोग करते हैं, तो उनको भी सहयोग करना चाहिए। और आप जो जिसका काम है उनसे कराइए और उनको बताइए कि हम आपका इन चीज़ों में सहयोग करते हैं, आप हमारा इन चीज़ों में सहयोग करिए, तभी आपको टीबीआई मिलेगा, तभी हमें पीबीआई मिलेगा। तो सभी को उनका वर्क समझाना है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको अपना काम समझ में आना चाहिए, दूसरों को अपना काम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तो आप उसके बाद अपना पैसा हक से ले सकते हैं। कोई भी आपका पीबीआई नहीं काट सकता है, कोई आपकी सैलरी नहीं काट सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।